वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 510 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो हासिल कर सकें सस्टेन सक्सेस क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ज़रिए। और जो BQAN के बॉलरिच क्वालिटी अवार्ड है ये एम्फेसाइज करता है लीडरशिप, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कस्टमर फोकस और रिजल्ट मेजरमेंट। और ये जो ओरिजिनेट हुआ है US के अंदर और सर्व करता है एक बेंचमार्क के तौर पे परफॉर्मेंस एक्सेलेंस के लिए। और EEQM यानी कि यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल जो है वाइडली तौर पे अडॉप्ट किया गया है इसको यूरोप के अंदर। और फोकस इसका होता है एनेबलर्स के ऊपर जैसे कि लीडरशिप, पीपल, प्रोसेसेस, पार्टनरशिप और साथ में जो रिजल्ट क्राइटेरिया है जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सोसाइटल इम्पैक्ट। और ISO 9000 की हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस इस्टेब्लिश करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि यकीनी बनाता है कंसिस्टेंट प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी को। और BQ और EFQM के मुकाबले में जो कि असेसमेंट बेस होते हैं ISO 9000 जो है वो ऑफ़र करता है सर्टिफिकेशन भी ऑफ़र करता है ये। और जो कि बनाता है इसको ग्लोबली तौर पर रिकग्नाइज कंप्लाइंस के लिए कि इसको ग्लोबली तौर पे रिकग्नाइज किया जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ISO सर्टिफाइड होती है तो ग्लोबली उसकी एक रिकग्निशन होती है। और ये मॉडल जो है वो शेयर करते हैं कॉमन प्रिंसिपल्स जैसे कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का होना, यानी कि एक इम्प्रूवमेंट जो कि रुकी हुई नहीं है बल्कि होती जा रही है, यानी एक बार इम्प्रूव हुआ रुक गया ऐसा नहीं है बल्कि वो होती रहेगी। इसके अलावा कस्टमर सेंट्रिसिटी यानी कि कस्टमर जो है वो सेंटर है। और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ऐसी डिसीजन मेकिंग जो कि एविडेंस बेस्ड के ऊपर है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन में फ़र्क आता है। इनकी एप्लीकेशंस में अगर हम देखेंगे कॉमन चीज़ें होने के बावजूद BQ और EFQM प्राइमरीली तौर पे सेल्फ असेसमेंट टूल है, जबकि ISO 9000 एक फॉर्मल स्टैंडर्ड है सर्टिफिकेशंस के लिए, सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन अक्सर इंटीग्रेट करती है मॉडल्स को ताकि लेवरेज करें उनकी स्ट्रेंथ्स और यूज़ करते हुए ISO कंप्लाइंस के लिए EFQM और BQA जो है होलिस्टिक एक्सेलेंस के लिए। Now the ISO 9001 2000 and ISO 9004 2000 as a consistent pair। अब ये दोनों जो है वो डिज़ाइन किए गए थे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड्स के तौर पे, यानी कि एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होने वाले, ताकि गाइड करें ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी एक्सेलेंस की तरफ। और ISO 9001 2000 जो है वो फोकस करता है पूरा करने के ऊपर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और अचीव करने में सर्टिफिकेशन जो है एक स्ट्रक्चर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए, यानी कि QMS। और ये एम्फेसाइज करता है प्रोसेस कंट्रोल के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन और जो कंप्लाइंस होती है वो 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ, जिसमें कस्टमर फोकस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। और ISO 9004 2000 की हम बात करें दूसरी तरफ, ये प्रोवाइड करता है ब्रॉडर गाइडेंस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए जो कि कंप्लाइंस से आगे की चीज़ है। और ये हल करता है एफिशिएंसी और इसके अलावा ये कि जो इफेक्टिवनेस है और जो स्टेक होल्डर की सेटिस्फेक्शन होती है। और जो 9001 है वो सेट करता है मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए, जबकि 9004 की हम बात करें तो ये इनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो मज़ीद आगे जाएँ ऑप्टिमाइज़ करते हुए प्रोसेसेस को और इनोवेशन को फोस्टर करते हुए। और ये मिल के दोनों फॉर्म करते हैं एक कंसिस्टेंट पेयर। ISO 9001 इंश्योर करता है कन्फर्मिटी और रिलायबिलिटी, जबकि 9004 प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस को। Now the ISO 9001 QMS documentation at clause number 4। क्लोज नंबर 4 जो है ISO 9001 2000 का आउटलाइन करता है रिक्वायरमेंट्स जो है डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और डॉक्यूमेंटेशन सर्व करता है बैकबोन के तौर पर कंप्लाइंस की, इंश्योर करता है क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी और ट्रेसेबिलिटी जो होती है प्रोसेसेस के अक्रॉस। की कंपोनेंट अगर हम देखें तो उसमें शामिल है क्वालिटी मैनुअल जो कि डिफाइन करता है स्कोप और स्ट्रक्चर QMS का, और डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर जो है क्रिटिकल प्रोसेसेस के लिए जैसे कि कंट्रोल जो डॉक्यूमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का और इंटरनल ऑडिट्स का, और वर्क इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोवाइड करती है डिटेल गाइडेंस ऑपरेशनल टास्क के लिए। और इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस को लाजमी तौर पर मेंटेन करने चाहिए रिकॉर्ड्स ताकि डिमॉन्स्ट्रेट करे वो कन्फर्मिटी और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन हायरार्की टिपिकली फॉलो करती है एक पिरामिड स्ट्रक्चर, क्वालिटी मैनुअल जो है टॉप के ऊपर, और उसके बाद फिर प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस और रिकॉर्ड्स। इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऐसी हो के बैलेंस करे कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो यूजेबिलिटी के साथ, और ओवरली कॉम्प्लेक्स अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे यानी कि ऐसे ज़्यादा मुश्किल किस्म के अगर डॉक्यूमेंट होंगे तो फिर उससे अडॉप्शन रुक सकती है। और इनसफिशिएंट डिटेल से नॉन कन्फर्मिटीज़ होगी। और डिजिटल टूल्स जैसे कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इससे स्ट्रीमलाइन होती है अपडेट्स और एक्सेसिबिलिटी भी।
और रिड्यूस हो जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी। ऑटोमेटिव कंपनीज अक्सर इंटीग्रेट करती हैं क्यूएमएस डॉक्यूमेंटेशन जो ईआरपी सिस्टम्स के साथ इंश्योर करने के लिए रियल टाइम कंप्लाइंस। और क्लोज 4 एम्फसाइज भी करता है कंट्रोल मैकेनिज्म्स के ऊपर डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए, रिवीजन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और रोकने के लिए आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन के उसको इस्तेमाल किया जाए। Now the clause 5 मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्लोज 5 जो ISO 9001-2000 का एम्फेसाइज करता है क्रिटिकल रोल के ऊपर टॉप मैनेजमेंट की इस्टेब्लिश करने में, मेंटेन करने में, इंप्रूव करने में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS। लीडरशिप कमिटमेंट जो है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है डिफाइन करने के ज़रिए क्वालिटी पॉलिसी जो कि अलाइन उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ और सेट करते हुए मेजरेबल क्वालिटी गोल्स और इंश्योर करते हुए कि ये जो है वो इनको कम्युनिकेट किया जाए पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। और मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर एलोकेट करने चाहिए रिसोर्सेज, करना चाहिए रेगुलर रिव्यूज़ और एक ऐसा कल्चर फॉस्टर करना चाहिए जो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का एक की रिक्वायरमेंट है। अपॉइंटमेंट जो है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि रिस्पॉन्सिबल है QMS इम्प्लीमेंटेशन के लिए, रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस के लिए, लीडरशिप के लिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कस्टमर फोकस भी, सो अंडरस्टैंड करना और पूरा करना कस्टमर रिक्वायरमेंट को ताकि बढ़ाया जाए सेटिस्फेक्शन। मैनेजमेंट रिव्यूज़ कंडक्टेड होते हैं जो कि प्लान इंटरवल्स पे। इसके अलावा जो असेस सिस्टम इफेक्टिवनेस है और आइडेंटिफाई करना है इम्प्रूवमेंट रिक्वायरमेंट और जो एड्रेस करना चेंज आते हैं इन्वेंट्री में, रेगुलेटरी चेंजेस जो आते हैं रेगुलेटरी या जो मार्केट कंडीशन में, और अगर फेल हो जाए डिमॉन्स्ट्रेट करने में लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट, उससे नतीजा अक्सर क्या निकलता है, सर्टिफिकेशन फेलियर, जो कि हाईलाइट करता है इसकी इंपॉर्टेंस। नाउ द क्लोज 6 ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जो क्लोज 6 है वो फोकस करता है रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, इस बात को इंश्योर करते हुए कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे एडिकेट रिसोर्सेज ताकि इम्प्लीमेंट किया जाए और मेंटेन किया जाए QMS को वो भी इफ़ेक्टिवली। रिसोर्सेज में शामिल है ह्यूमन कैपिटल आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्क एनवायरनमेंट है और कॉम्पिटेंस अवेयरनेस और जो ट्रेनिंग होती है पर्सनल की ये क्रिटिकल होती है। एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए उनके रोल्स भी और उनके पास नेसेसरी स्किल हों ताकि वो टास्क को परफॉर्म कर सकें, जिससे इम्पैक्ट होती है क्वालिटी, असर पड़ता है क्वालिटी के ऊपर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी जो कि रिक्वायर्ड होती है कंसिस्टेंट प्रोडक्ट रियलाइजेशन के लिए। और वर्क इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्ट करना चाहिए उसको रिक्वायरमेंट्स को और देखना चाहिए ऐसे फैक्टर्स जैसे कि सेफ्टी और क्लीनलीनेस वगैरह, सफाई वगैरह, यानी कि तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो हैविली तौर पे इन्वेस्ट करती हैं जो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है ताकि मेंटेन करे प्रोडक्ट इंटीग्रिटी। और रिसोर्स प्लानिंग जो है उसमें ये भी शामिल होता है कि एंटिसिपेट किया जाए फ्यूचर नीड्स, जो कि बेस करता है ग्रोथ के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन अक्सर यूज़ करती है कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स और ट्रेनिंग प्लान्स ताकि इंश्योर करें स्किल गैप्स जिनको एड्रेस किया जाता है सिस्टमेटिकली। Now the clause 7 product realization and customer related processes। क्लोज 7 जो है वो एड्रेस करता है प्रोडक्ट रियलाइजेशन और इसमें तमाम प्रोसेसेस आते हैं प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक, जो कि इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट मीट करे, पूरा करे कस्टमर रिक्वायरमेंट। और शुरू होता है इसके साथ के देखा जाता है कस्टमर की नीड्स को और ट्रांसलेट किया जाता है उनको डिज़ाइन के अंदर और डेवलपमेंट स्पेसिफिकेशन में। और प्लानिंग में शामिल है डिफ़ाइन करना क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज और वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़। और डिज़ाइन कंट्रोल इंश्योर करता है कि आउटपुट्स जो है वो वैलिडेट हो इनपुट के अगेंस्ट और जो कि रोक रहा है डिफेक्ट्स को। और परचेजिंग प्रोसेस लाजमी तौर पर गारंटी दे के सप्लायर्स प्रोवाइड करें कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स और अक्सर जो है वो क्वालिफिकेशन ऑडिट के थ्रू और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के जरिए। प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन रिक्वायर करता है कंट्रोल्ड कंडीशंस, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स और कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट। आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म जैसे कि बार कोडिंग और मेंटेन करना प्रोडक्ट इंटीग्रिटी जो है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। कस्टमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है उसमें शामिल हैं कम्युनिकेशन चैनल, इंक्वायरीज़ के लिए, कॉन्टैक्ट्स और फीडबैक के लिए इंश्योर कर रहा है ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिवनेस। इफेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उससे क्या होता है कि रिस्क में कमी आती है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में इजाफा होता है और कंप्लाइंस जो होता है वो भी सपोर्ट होता है, जो भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके साथ उनके मुताबिक होना। Now the clause 7 control of production and services। कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज जो प्रोविज़न है ये क्रिटिकल एस्पेक्ट है क्लोज 7 का, जो कि इंश्योर करता है कि आउटपुट जो है वो
कंसिस्टेंटली तौर पर पूरा करे जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है, और इसमें शामिल है इस्टेब्लिश करना डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स, मॉनिटर करना प्रोसेसेस पैरामीटर, और मेंटेन करना इक्विपमेंट कैलिब्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रिवेंटिव मेजर्स ताकि अवॉइड करे कोई भी डेविएशन, जैसे कि एरर प्रूफिंग टेक्निक हो गया, पोका योग, और जो स्टैंडर्डाइज वर्क इंस्ट्रक्शन है, और वैलिडिटी जो होती है प्रोसेसेस की उनको फुली वेरीफाइड जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन नहीं हो सकती, जैसे कि वेल्डिंग या फिर स्टेरिलाइजेशन, ये जो है मैंडेटरी है। सर्विस कंट्रोल में शामिल है डिफ़ाइन करना सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड, ट्रेनिंग पर्सनल, और मॉनिटर करना कस्टमर इंट्रैक्शन। अब जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज़ करते हैं डिटेल प्रोटोकॉल इंश्योर करने के लिए कंसिस्टेंट पेशेंट केयर क्वालिटी, और जो रिकॉर्ड है प्रोडक्शन और सर्विस एक्टिविटीज़ का प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ कन्फर्मिटी, और फैसिलिटेट करता है ट्रेसिबिलिटी इश्यूज़ के केस के अंदर। और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो है वो अक्सर इंटीग्रेट करती है रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ताकि बढ़ा सके वो रिलायबिलिटी। द क्लोज 8 मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। क्लोज 8 जो है वो फोकस करता है परफॉर्मेंस के ऊपर, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के ऊपर मेजरमेंट के जरिए एनालिसिस, और जो करेक्टिव एक्शन है ऑर्गेनाइजेशंस को लाजमी तौर पे मॉनिटर करना चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंटरनल प्रोसेसेस और प्रोडक्ट कंफर्मिटी यूज़ करते हुए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड। और की टूल्स जैसे कि उसमें शामिल है इंटरनल ऑडिट्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और डेटा एनालिसिस आइडेंटिफाई करता है ट्रेंड्स, रूट कॉजेज जो इन कन्फर्मिटीज़ की, और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्हेंसमेंट के लिए। करेक्टिव एक्शन जो है वो एड्रेस करता है एग्जिस्टिंग इश्यूज़, जबकि प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो मुकाबला करता है जो भी पोटेंशियल रिस्क होते हैं जो मुमकिन तौर पे होते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू जो है वो असेस करता है इफेक्टिवनेस जो है इन एक्टिविटीज़ का, और ड्राइव करता है स्ट्रेटेजिक एक्शन। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव जैसे कि काइजन फोस्टर करता है कल्चर जो इनोवेशन और रिस्पॉन्सिवनेस का। और क्लोज एड जो मेंटेन भी करता है कंट्रोल जो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स का, इंश्योर करता है कि वो आइडेंटिफाइड है, सेग्रीगेटेड है और डिपोजिशन है अप्रोप्रिएटली तौर पर, और सिस्टमेटिकली तौर पे मेजर करते हुए और एनालाइज करते हुए परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन जो बढ़ाती है रिलायबिलिटी, रिड्यूस करती है कॉस्ट और मजबूत करती है कस्टमर कॉन्फिडेंस। Now the quality in IT software and CMMI levels of maturity. प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन ज़रूरी होते हैं मेंटेन करने के लिए क्वालिटी जो है आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जहाँ डिफेक्ट्स का सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है। प्रिवेंटिव एक्शन का एम होता है कि एलिमिनेट किया जाए पोटेंशियल इश्यूज़ इससे पहले कि वो हों, और यूज़ करते हुए टेक्निक्स जैसे कि कोड रिव्यूज़, ऑटोमेटेड टेस्टिंग और रिस्क असेसमेंट। करेक्टिव एक्शन जो है वो एड्रेस करता है आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम जो है रूट कॉजेज एनालिसिस के थ्रू और रेमिडिएशन के थ्रू। और कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन इनकी CMMI प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और ये डिफाइन करता है 5 मेच्योरिटी लेवल्स। इनिशियल यानी कि एड हॉक प्रोसेसेस, मैनेज यानी कि प्रोजेक्ट लेवल कंट्रोल, डिफाइन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्टैंडर्ड्स, और क्वांटिटेटिवली मैनेज यानी कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, और ऑप्टिमाइजिंग यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। हाई मेच्योरिटी लेवल्स जो है कोरिलेट करते हैं रिड्यूस डिफेक्ट्स के साथ, यानी कि कम हो जाएंगे डिफेक्ट्स, इसके अलावा इम्प्रूव होगी प्रेडिक्टेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर इजाफा होगा। इंटीग्रेट करते हुए ISO 9001 प्रिंसिपल जो है CMMI के साथ क्रिएट करता है एक रॉबस्ट क्वालिटी इकोसिस्टम, कंबाइन किया जाए कंप्लाइंस को परफॉर्मेंस एक्सीलेंस के साथ। ऑर्गेनाइजेशन जो अडॉप्ट कर रही होती है इन फ्रेमवर्क्स को के बेनिफिट्स को इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी से, फास्टर डिलीवरी साइकिल और जो स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट है। नाउ द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ ISO 9001 इम्प्लीमेंटेशन। अब कुछ फ़ायदे भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। सो इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऑफर करता है बहुत से बेनिफिट्स, जिसमें अगर हम देखें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में इजाफा होता है, प्रोसेस की जो एफिशिएंसी होती है वो इम्प्रूव होती है। एफिशिएंसी इम्प्रूव होने से ये होता है कि फिर ज़्यादा तेज़ी से और अच्छा काम होता है, और ग्लोबल रिकग्निशन भी होती है सर्टिफिकेशंस के ज़रिए। ऑर्गेनाइजेशन अक्सर एक्सपीरियंस करती है रिड्यूस वेस्ट में कमी आती है, और वेस्ट में कमी आने का मतलब ये कि फिर जो कॉस्ट है उसमें भी फिर कमी आएगी, और इसके अलावा एक बेटर यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की भी, और इंक्रीज़ होगी एम्प्लॉय की इंगेजमेंट भी स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स की वजह से। अब ISO 9001 जो है वो फैसिलिटेट भी करता है कंप्लाइंस जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ, और मिनिमाइज़ कर रहा होता है रिस्क भी। लेकिन अब इसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। कॉमन बैरियर्स को अगर हम देखें, चैलेंजेस को हम देखें, तो ये कि हाई इनिशियल कॉस्ट, शुरू में जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी,
शुरू में ज़्यादा होगी, उसके बाद तो फिर इतना इशू नहीं होगा, लेकिन शुरू में ज़्यादा होगी, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगी इसकी। इसके अलावा एक रेजिस्टेंस टू चेंज, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चेंज की, तब्दीली की जो है वो मुखालफत भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्सिटी इन डॉक्यूमेंटेशन, अब जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो ज़्यादा वो मुश्किल होता है, उसमें टेक्निकल किस्म की चीज़ें लिखी हुई होती हैं, मुश्किल ऐसी टर्म्स होती हैं जो जार्गन्स होते हैं मुश्किल, तो उनको समझना, ये तमाम चीज़ें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। और अगर एक्सपर्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे तो फिर बड़ा मसला हो सकता है। और इसके अलावा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो होती है एसएमईज, वो स्ट्रगल करती है रिसोर्सेज के साथ। उनके रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते जितने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उनको अगर डिफ़िकल्टी आती है तो वो आती है अलाइन करने में उनके डाइवर्स ऑपरेशंस, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस को, इतने सारे ऑपरेशंस को अलाइन करना उनके लिए चैलेंज होता है। उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, फंड्स भी होते हैं, पैसा भी होता है, लेकिन उनके लिए इतने सारे ऑपरेशंस को अलाइन करना एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो दोनों तरफ ही हम देखें, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या छोटी है और मीडियम है, तो सबके लिए जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई चैलेंज ज़रूर खड़ा होता है। और कल्चरल फैक्टर्स भी देखने में आते हैं, जैसे कि लैक ऑफ लीडरशिप कमिटमेंट की कमी होना, या फिर ट्रेनिंग की कमी होना, इससे भी सक्सेस रुक जाती है। तो अगर मुकाबला करेंगे इन बैरियर्स का, तो ये रिक्वायर करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन और कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, ताकि बिल्ड किया जाए बाय इन। और लेवरेज करते हुए टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट कंट्रोल के लिए, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए ये कम कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। और अल्टीमेटली तौर पे जो बेनिफिट्स होते हैं ISO 9001 के, वो आउटवेट करते हैं चैलेंजेस को, यानी कि चैलेंजेस से ज़्यादा हो जाते हैं इसके बेनिफिट्स। अगर हम देखें तो बेनिफिट्स ज़्यादा हैं चैलेंजेस के मुकाबले में। सो स्ट्रेटजीज़ फॉर अचीविंग एक्सेलेंस इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में अगर हम हासिल करना चाहते हैं एक्सेलेंस, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने अपने कंट्री के हिसाब से भी देखना है ना। हम इंटरनेशनली तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अपने कंट्री के हिसाब से भी देखना है कि आखिर किस तरीके से ये चीज़ की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी और बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरफ जाती हैं। सो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पर हम देखें तो ये यूनिक चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ रहा है। बिज़नेस एक्सीलेंस के हिसाब से हम देखें, रिसोर्सेज की बहुत कमी हमें दिखाई देती है, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, रेगुलेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। और कल्चरल रेजिस्टेंस टू चेंज, कुछ ऐसा लोगों के जहनों में एक चीज़ बैठी हुई है कि वो चेंज होना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि तब्दील हों। अब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो, लेकिन तब भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और जो की स्ट्रेटजीज़ हैं अगर हम उनको देखें, तो वो ये कि लीडरशिप की कमिटमेंट होना क्वालिटी के साथ। अब जो लीडरशिप है वो कमिटेड होना ज़रूरी है, अगर वही कमिटेड नहीं होगी तो फिर क्वालिटी कैसे आएगी। और ऐसा कोर वैल्यू के तौर पर होना, इन्वेस्ट किया जाए एम्प्लॉय ट्रेनिंग में, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाए। हमारे यहाँ पे अक्सर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को नहीं करती, इस चीज़ पे फोकस, और उसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस भी तबाह होती हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस फोकस करती हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे निकल जाती हैं। तो इन्वेस्ट किया जाए एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रोसेस को ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाएँ। बहुत कम ऐसी फर्म्स हैं जो ऑटोमेशन की तरफ हमें दिखाई देती हैं यहाँ पर, तो ऑटोमेशन की तरफ जितना लेकर जाएँ तो उतना ही बेटर होगा। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये प्रमोट कर सकती है अवेयरनेस, और प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है सर्टिफिकेशन के लिए। और जो केस स्टडीज़ अगर हम देखें टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से हम देखें, तो ISO 9001 की इम्प्लीमेंटेशन से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में इजाफा हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें होगी तो एक्सपोर्ट के अंदर भी फ़ायदा होगा, और कंप्लाइंस भी रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अब अगर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा तो इंटरनेशनली भी फिर हमारे यहाँ की प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। तो एक ऐसा कल्चर बनाया जाए जिसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो। अब ये नहीं है कि इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक बार हुई और रुक गए, 10 साल में कोई एक बार जाके इम्प्रूवमेंट हो रही, नहीं, बल्कि हर महीने कोशिश की जाए कि कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो एक ऐसा कल्चर हो जो कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का हो, काइजन और लीन प्रैक्टिसेस के ज़रिए, उससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो। और इसके अलावा कोलैबोरेशन की जाए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, जहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है उनके साथ कोलैबोरेशन की जाए, प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ भी, ताकि कैपेसिटी बिल्ड की जाए
क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ के लिए, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हों जैसे कि क्वालिटी अवार्ड्स का होना, पॉलिसी सपोर्ट का होना, और फर्दर ये कि एनकरेज किया जाए अडॉप्शन को। तो अगर इन तमाम ग्लोबल प्रैक्टिसेस को हमारी जो लोकल जो है उसके साथ मिलाया जाएगा, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ये ओवरकम कर सकती है बैरियर्स, जो बैरियर्स हैं उनका मुकाबला किया जा सकता है और सस्टेनेबल एक्सीलेंस को हासिल किया जा सकता है। और ना सिर्फ ये बल्कि जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स बन सकते हैं, हमारी जो फर्म्स है वो कॉम्पिटिटिव बन सकती है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से। स्टैंडर्ड्स ना फॉलो करने की वजह से ही एक्सपोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि कमी आई, या जो फर्म्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं पहले करती थी, वो इसी वजह से कि स्टैंडर्ड्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए।